जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसे कहा जाता है चुंबकीय अक्ष। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है ध्रुव, जो कि इसी जगह पर ही चुंबक का आकर्षण बल वह सबसे ज्यादा अधिक और मजबूत होता है। प्रश्न है कि क्या दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। तो मान लीजिए कि हमने बहुत सारे चुंबक को लाया और एक ही जगह पे रख दिया, तो वो जो अपना क्षेत्र अपना बनाएगा, तो क्या यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि वो जो क्षेत्र बनेगा तो उसकी जो रेखाएं होगी क्या वो दोनों एक दूसरे को काटेगी अथवा नहीं काटेगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नहीं, वे दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगी। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। यानी कि जैसे ही हम लोग दिशा सूचक यंत्र के समीप में लाते हैं तो उसकी जो सुई होती है दिशा सूचक की वह घूम जाती है। तो ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि दिशा सूचक की सुई स्वयं एक छोटा क्षण चुंबक है, इसीलिए वह किसी चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाता है। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि जब दो चुंबक का आपस में एक ही पोल आते हैं तो उसमें विकर्षण होता है, और जब वे दोनों अलग अलग पोल होते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। यही यहाँ पे हो रहा है कि दिशा सूचक का जो सुई होता है वह एक स्वयं छोटा चुंबक होता है, और जब हम लोग किसी भी चुंबक को लाते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को विक्षेपित करती है, यानी कि अलग अलग होते हैं, जिस कारण कि ये मुड़ जाती है। 5 नंबर प्रश्न है कि ऑस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी कि ऑस्टेड ने एक प्रयोग में बताया था कि चुंबकीय सुई का जो विचलन होता है वह दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि कौन कौन से बात होते हैं कि जिस पर कि उसका सुई वह विचलन करता है। तो इसका लिखेंगे कि पहला यह निर्भर करता है कि धारा की दिशा पर, यानी कि किस ओर से धारा आ रहा है, यानी कि किस ओर से हम लोग उसमें बिजली को दे रहे हैं। और दूसरा कि चुंबकीय सुई की स्थिति पर, यानी कि चुंबक का जो सुई है उसकी स्थिति किस पर है। प्रश्न है कि परिनालिका किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी कि हमने एक ऐसा लंबा तार ले लिया जिसमें कि अगर हम लोग बिजली को दें तो उसमें उसका कोई भी असर ना हो, तो एक लंबा बेलनाकार कुंडली होता है, उसी को ही परिनालिका कहा जाता है। प्रश्न है कि क्रोड किसे कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे ही क्रोड कहा जाता है। यानी कि क्रोड होता है वह परिनालिका के अंदर का पदार्थ पाया जाता है जिस पर कि परिनालिका को लपेटा जाता है। तो जिस पर भी हम लोग, यानी कि जिस पदार्थ पर परिनालिका को लपेटते हैं वही पदार्थ कहलाता है क्रोड। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाइए। तो देखिए, पहला हो जाएगा अस्थायी चुंबक, दूसरा हो जाएगा विद्युत चुंबक और तीसरा हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, यानी कि उस पर बल का मान कब अधिक हो जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी कि जब हम लोग धारा एक ही दिशा में दे रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है वह एक ही, ये दोनों एक ही दिशा में हो, तब इस समय ये उस चालक पर जो बल आरोपित होता है उसका मान अधिक हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? लिखेंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत मोटर है वह जब हम लोग उसमें विद्युत ऊर्जा को डालते हैं तो वह ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखें जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं, यानी कि ऐसा कुछ पदार्थ का नाम हमें बताना है जिसमें कि विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण में हो जाएगा जैसे कि लेथ मशीन, टेप रिकॉर्डर, विद्युत पंखा, वॉशिंग मशीन, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, तो इन सभी में ही किया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्न है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो इसका सिद्धांत लिखेंगे कि जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उससे लगातार घूमती है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न धुरी भी लगती है। इस तरह मोटर की दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो यही है इसका सिद्धांत, आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि विद्युत जनित्र क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि विद्युत जनित्र का काम यही होता है कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे। 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। लिखेंगे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो अब इसके बाद हम लोग विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखेंगे कि जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे और समझ भी गए होंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का उपयोग क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम करती है, यानी कि विद्युत जनित्र का यही कार्य है कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दृष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें, यानी कि दृष्ट धारा के हमें उदाहरण बताने हैं। तो उदाहरण में हो जाएगा जैसे कि सेल, बैटरी तथा डायनेमो इत्यादि। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखें, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कौन कौन से स्रोत से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हो जाएगा देखिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के जनित्र, दूसरा हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट और तीसरा हो जाएगा जलीय पावर स्टेशन इत्यादि। प्रश्न है कि विद्युन्मय उदासीन तथा भूतारों के विद्युतरोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग के होते हैं? तो देखिए यहाँ पे विद्युन्मय तार जिसे कि जीवित तार भी कहा जाता है, तो इसका जो बाहरी आवरण होता है तार का कवर का वह लाल होता है। और उसके बाद है उदासीन, यानी कि जो कि माइनस होता है, तो इसका जो आवरण होता है वह काला होता है। और एक है भूतार, तो इसका जो आवरण होता है वह हरा कलर का ही होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार यानी कि प्लस वाला तार तथा उदासीन यानी कि माइनस वाला तार संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि जब ये दोनों तारें आपस में सट जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस कारण से कि परिपथ व लघु पतन हो जाता है। भू संपर्क तार का क्या कार्य है? इसका उत्तर लिखेंगे कि भू संपर्क तार सामान्य हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है, यानी कि भू संपर्क तार का जो बाहरी आवरण होता है वह हरे कलर का होता है। भू संपर्क तार सुरक्षा की दृष्टि से लगा होता है और यह विद्युत आपूर्ति को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता, यानी कि यह सुरक्षा के लिए लगा होता है और इससे किसी भी प्रकार की विद्युत में कोई भी रुकावट नहीं उत्पन्न हो पाता है।
तो यही है इसका कार्य। प्रश्न है कि घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है। यानी कि हम लोग अपने घरों में जो बिजली यूज करते हैं वह 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर आती है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि समांतर क्रम में। प्रश्न है कि मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि फ्यूज की क्षमता को, यानी कि फ्यूज का पावर दिखता है कि वह कितने पावर की वोल्टेज को सहन कर सकता है अथवा नहीं सहन कर सकता है। लास्ट 25 नंबर प्रश्न है कि क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, यह प्रदर्शित करती है। तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।